विशाखा बड़ी उम्मीदें लेकर यहां तक आई थी, लेकिन अधीश उसे यहां मिल जाएगा ये उसने नहीं सोचा था। अधीश यानी उसके गुरुजी उसे यहां मिल तो गए थे, लेकिन क्या अधीश को अपना किया वादा याद भी है? और किस तरह सहायता कर सकेगा अधीश विशाखा की, जब तो उसे खुद ही जल्द से जल्द मंदार लौटना है। विशाखा को खुद ही अपना परिचय देना पड़ा। अधीश जी, मैं हूं आपकी छात्रा विशाखा, भूस्वामी अहिराज की पुत्री, प्रकाशनगर के जंगलों में। अभी विशाखा का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अधीश को सब याद आ गया। प्रसन्न होकर बोला, छोटी सी विशाखा इतनी बड़ी कब हो गई? मैं तो पहचान ही नहीं सका। कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? विशाखा ने कहा, आपके बताए हुए सभी मंत्र मैंने स्थिर कर लिए हैं। जब मुझे पता लगा कि विलासनगर में ये आयोजन होने वाला है तो कुछ नया सीखने की उम्मीद से यहां चली आई और यहां आप मुझे मिल गए। अधीश बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, और देखो तुम्हारे प्रयासों के कारण ही भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया है। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे अंदर एक योग्य मांत्रिक बनने की क्षमता है। अब जल्दी ही मैं तुम्हें मंदार ले चलूंगा और तुम्हारी बाकी की शिक्षा वहीं पूरी होगी। विशाखा प्रसन्न हो उठी। शर्लीन, माला और जयंत भी उसके साथ ही थे। शर्लीन ने जैसे ही मंदार का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए। वो खुद एक लंबे समय से इस मौके की तलाश में थी, लेकिन अब तक किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। उधर विशाखा को अधीश ने आगे बढ़कर यह प्रस्ताव दिया था। आज सुबह तक शर्लीन विशाखा की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब उसने अपनी आंखों से अधीश का पराक्रम और विशाखा के साथ उसके परिचय को देख लिया था। उसने दिल ही दिल में एक आह भरी। तभी विशाखा ने उसका परिचय अधीश से कराया। अधीश जी, इनसे मिलिए, ये शर्लीन है। आज सुबह ही मेरा इनसे परिचय हुआ है और हम बहुत अच्छे मित्र बन गए। शर्लीन ने अधीश को प्रणाम किया। अधीश होंठ तिरछे कर मुस्कुराया और बोला, नमस्ते शर्लीन जी, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। शर्लीन ने सर झुका लिया। विशाखा को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ पूछा नहीं। फिर अधीश ने विशाखा की ओर देखा और बोला, अब तुम वापस जाओ और अपने पिताजी से आज्ञा ले आओ। मैं कुछ दिन बाद तुम्हारे गांव आकर तुम्हें अपने साथ मंदार ले जाऊंगा। विशाखा बोली, जी अधीश जी, मैं आज ही यहां से निकल जाती हूं। विशाखा चली गई। अधीश ने फिर शर्लीन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और ललिता को लेकर तरंगम की ओर चल पड़ा। विलासनगर में पीछे रह गई शर्लीन सोच भी नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन वो चाहकर भी अब अधीश से मित्रता नहीं कर सकती थी और शत्रुता करना तो उसके वश में था ही नहीं। फिर भी उसके मन में एक ही इच्छा थी, किसी न किसी तरह वो मंदार में प्रवेश करना। उधर सताक्षी के साथ ही विश्वनाथ पुरोहित और उनका परिवार भी तरंगम के लिए निकल पड़ा था। वहां ईला का दिल घबरा रहा था। किस तरह अपने पिता को बताए कि वो अधीश से विवाह करना चाहती है, लेकिन किसी भी तरह उसका साहस ही नहीं होता था। ईला की चचेरी बहन मेधा को उसने सब कुछ पहले ही बता दिया था। उधर अधीश ने निमेश को भी ईला और समीर के विषय में बता दिया। नई पीढ़ी के सभी लोग इस रिश्ते के लिए सहमत थे, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले नवीन निरंजन को किस तरह बताया जाए कि ईला ने अपने लिए वर खुद ही चुन लिया है, वो भी किसी सामान्य परिवार का लड़का। ईला, निमेश और मेधा एक साथ बैठकर इसी समस्या पर विचार कर रहे थे कि नवीन निरंजन वहां आ गए और ईला से बोले, क्या बात है, आज ये शैतान मंडली एकदम चुपचाप बैठी है? वे तीनों हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए तो नवीन ने मुस्कुराकर कहा, बैठो बैठो, मैं तो तुमसे बात करने आया था। तीनों फिर बैठ गए। मेधा और निमेश नवीन के चेहरे की ओर देखने लगे, लेकिन ईला सर झुकाए बैठी हुई थी। वो पिता से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। नवीन ने गला साफ कर कहा, वैसे तो ये काम मैंने तुम्हारी माँ को सौंपा था, लेकिन लगता है कि वो आजकल घर के मसलों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त है, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे विचार जानने आ गया। ये बात उन्होंने ईला की ओर देखते हुए कही थी। ईला ने सर उठाया और बोली, क्या बात है पिताजी? नवीन ने कहा, अब तक तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि मैंने तुम्हारे विवाह के लिए अधीश के साथ बात चलाई है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारा अच्छा मित्र है, तुम्हारे लिए पूरी तरह से योग्य है
और उसका परिवार भी हमारी बराबरी का है। तुम्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति तो नहीं है? ईला का मन हुआ कि वो चीख कर रो पड़े और कहे कि जब आपने सब तय कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी। लेकिन यह समय भावनाओं में बहकर बेवकूफी करने का नहीं था। फिर भी नवीन के सामने ईला कुछ कह ही नहीं पा रही थी। निमेश और मेधा एकटक उसकी ओर देख रहे थे। जब निमेश ने देखा कि काफी देर हो गई है और ईला ने सर भी नहीं उठाया तो उसने सोचा, अब मुझे ही कमान संभालनी पड़ेगी, कहीं काका ईला की चुप्पी को उसकी सहमति ही ना समझ लें। नवीन निरंजन ईला के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी निमेश बीच में बोल पड़ा, काका जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं, अनुमति है? निमेश के लहजे से ही ईला के पिता को समझ में आ गया कि मामला कुछ गंभीर है और ईला की चुप्पी उसकी शर्म के कारण नहीं है। उन्होंने निमेश को हाथ के इशारे से बोलने को कहा, लेकिन उनकी बाहों पर बल आ गए थे। निमेश ने कुछ सकुचाते और घबराते हुए कहा, काका, बात यह है कि ईला अधीश से विवाह नहीं करना चाहती। क्या? नवीन निरंजन ने गरज कर कहा। निमेश बोला, काका, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। नवीन ने एक कठोर दृष्टि ईला पर डालते हुए कहा, बोलो, क्या कहना है? ईला उनकी इस नजर से ही सहम गई, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि उसके भाई बहन उसके साथ हैं। निमेश ने डरते डरते कहा, अब देखिए काका, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये ईला के जीवन का सवाल है और मुझे लगता है कि उसके जीवन के बारे में इतना बड़ा फैसला लेने का हक भी सिर्फ उसी का होना चाहिए। नवीन निरंजन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे अपने उसी रूप में आ गए जिस कारण से पूरा मांत्रिक समुदाय उन्हें सनकी और घमंडी कहता था। निमेश की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि ईला बीच में बोल पड़ी, पिताजी, मैं किसी और से प्रेम करती हूं। तड़ाक! एक झन्नाटेदार थप्पड़ ईला के गाल पर पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ी। नवीन निरंजन क्रोध में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। ईला जमीन पर बेहोश पड़ी थी और मेधा उसका सर अपनी गोद में रखकर रोई जा रही थी। निमेश और मेधा ने जल्दी जल्दी उसके चेहरे पर पानी डाला और उसे होश में लेकर आए, लेकिन ईला की नाक से खून बह रहा था। खबर पाते ही ईला की मां दौड़ी दौड़ी आई और ईला उनके गले लगकर रोने लगी। मां ढांढस बंधा रही थी, लेकिन ईला के आंसू थमते ही नहीं थे। उसी रात ईला को तेज बुखार आया। निमेश वैद्य जी को बुलाकर लाया। वैद्य ने आकर जांच की और औषधि दी और कहा, रात भर इसके पास बैठकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना। अचानक इस तरह तेज बुखार आना अच्छा लक्षण नहीं है। यदि ये बुखार मस्तिष्क तक पहुंच गया तो जीवन बचाना कठिन हो जाएगा। ये सुनते ही ईला की मां और अधिक दुखी हो गई, लेकिन नवीन निरंजन अब तक ईला को देखने नहीं आए थे। हालांकि उसकी गंभीर हालत की खबर उन तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी उनके अहम ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। समीर तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो क्या करता? वो खुद ईला से मिलने नहीं जा सकता था और शताक्षी वहां थी नहीं। अब बस वो हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ईला जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन ना तो वैद्य की दवाएं असर कर रही थी, ना ही समीर की प्रार्थनाएं। ईला की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। 4-5 दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सुबह ही सुबह शताक्षी ने विश्वा के परिवार के साथ तरंगम में प्रवेश किया और घर पहुंचते ही उसे ईला के अस्वस्थ होने की खबर मिली। उधर नवीन निरंजन को भी अब चिंता होने लगी थी। वे ईला के कमरे में पहुंचे। ईला की मां और परिवार के बाकी सभी सदस्य उसके पलंग के आसपास बैठे हुए थे। नवीन को देखते ही ईला की मां फूट फूट कर रो पड़ी। अच्छा किया जो आ गए। देख लीजिए अपनी बेटी को ध्यान से। देखिए क्या हालत बना दी है आपने मेरी फूल सी बच्ची की। नवीन ने देखा कि कुछ दिन पहले तक स्वस्थ और सुंदर दिखाई देने वाली ईला हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई है। उनकी आंखों में आंसू भर आए। नवीन ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैं एक बार अपनी बेटी को खो देने का दुख उठा चुका हूं, अब फिर से उसे मुझसे दूर मत करना। इकलौती संतान को खोने का दर्द नवीन को पिता होने का एहसास करा गया। भरे हुए गले से वे बोले, उठो बेटी, एक बार मुझे पिताजी कहकर पुकारो, उसके बाद तुम कहोगी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। आज पहली बार किसी ने नवीन निरंजन को रोते हुए देखा था। सभी स्तब्ध थे और दुखी भी। इतने में एक सेवक ने आकर सूचना दी, स्वामी, प्रकाश नगर से विश्वनाथ पुरोहित परिवार के साथ आपसे मिलने आए हैं।
अभी उन्हें बाहर कमरे में बिठाया गया है, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नवीन निरंजन एक पल के लिए अपना दुख भूल गए और भाई निर्मल की ओर देखा। निर्मल तुरंत उठकर बाहर चले गए और अतिथि सत्कार में लग गए। नवीन ने इला की मां से कहा, अब क्या होगा भाग्यवती? शायद अधीश ने ही अपने परिवार को संदेश भेजकर यहां बुलाया होगा। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? नवीन की आंखों में घबराहट थी। भाग्यवती ने कहा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। बच्ची जब स्वस्थ होगी तभी तो उसके विवाह की बात होगी ना। नवीन ने कोई जवाब नहीं दिया, सर हिलाकर बाहर चले आए। नवीन ने देखा कि विश्वा के परिवार के साथ समीर और उसकी बहन सताक्षी भी वहां पर बैठे हैं, तो उन्हें लगा शायद परिचय न होने के कारण या उनके महल तक लाने के लिए ही समीर उनके साथ आ गया होगा। आखिर वो अधीश का मित्र जो है। लेकिन असल बात जो थी वो तो नवीन ने सपने में भी नहीं सोची थी। विश्वा जी से परिचय और बातचीत के बाद नवीन ने हाथ जोड़कर कहा, आपको कष्ट हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगूं। विश्वा ने हंसकर कहा, माफी किस बात की नवीन जी? मैं तो यहां अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। नवीन निरंजन इधर उधर देखने लगे, फिर जवाब दिया, देखिए इला का स्वास्थ्य बहुत खराब है। आज कई दिन हुए उसका बुखार उतरता ही नहीं है। विश्वा के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। फिर संयत होकर बोले, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए नवीन जी, बिटिया जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। आप बस मेरे बेटे समीर के लिए अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दीजिए, आगे मैं देख लूंगा। दुनिया का कोई भी वैद्य लाना पड़े मैं खुद लेकर आऊंगा। नवीन को एक बार के लिए तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या कहा विश्वा ने अभी अभी? समीर के लिए? असंभव। उन्होंने तो अधीश के साथ इला का विवाह करना तय किया था। अब तक निमेश भी बाहर आ चुका था। उसकी ओर संदेह भरी दृष्टि से नवीन ने देखा तो उसने सर झुका लिया। अब सब कुछ नवीन के सामने आईने की तरह साफ हो चुका था। तो ये बात है, उसके मुंह से निकला। विश्वा ने कहा, नवीन जी, शायद बच्चों ने आपको अभी तक बताया नहीं, बात ही ऐसी है। और लड़कियां अपने मुंह से कहां कुछ कहती हैं। लेकिन अब मैं आपसे यही कहने आया हूं, आप एक बार सोचकर देखिएगा। नवीन निरंजन को जैसे एक चुप्पी ने घेर लिया था। उनके मुंह से कुछ निकलता ही न था। वे इसी सोच में थे कि किस तरह अपना अहम और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर वे ये बात मान सकते हैं। विश्वा ने उनकी दुविधा समझ ली और बोले, आपको पता है नवीन जी, एक बार मैं भी ठीक इसी तरह की परिस्थिति में पड़ गया था। मैं भी अपनी पुत्री देवयानी के प्रेम विवाह का सख्त विरोधी था और उसने मेरी इच्छा को स्वीकार कर भी लिया था। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे मानना ही पड़ा। और विश्वास कीजिए, अब मैं खुद ये मानता हूं कि यदि मैं उसके लिए वर खोजता तो भी शायद वो इतनी खुश नहीं होती। विश्वा और उनके परिवार के काफी देर तक समझाने के बाद नवीन को उनकी बात कुछ कुछ समझ में तो आ गई, लेकिन उनका मन अब भी नहीं मान रहा था। वर्षों का जमा पूर्वाग्रह इतनी जल्दी धुल नहीं सकता था। उधर समीर का दिल डूब रहा था। आज उसे अपने आप पर क्रोध आ रहा था कि सिर्फ उसके कारण ही उसके साथ साथ विश्वा जी का भी अपमान हो रहा है। दिल ही दिल में उसने एक फैसला किया और उठ खड़ा हुआ। क्या था समीर का फैसला? कहीं समीर ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया था? क्या इला के पिता इस विवाह के लिए कभी राजी होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।